वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आप इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ना कि सिर्फ और सिर्फ सीडीपी में आता है बल्कि ये ईवीएस और हमारे साइंस में भी ऐड ऑन करके पूछता है कि 2005 के एनसीएफ में क्या क्या ऐसा आया था नियम और क्या क्या चल रहा है उसके बारे में। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीएफ जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को बनाता है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस जैसे कि कोई भी बच्चे का पाठ्यक्रम होगा उसको क्या रूपरेखा देना है। एनसीएफ का फुल फॉर्म ही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा 2005 है ऐसा एक दस्तावेज जिसमें होता है क्या है कि सारे विषयों के बारे में चर्चा किया गया होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस तरह का पढ़ाना है उसके लिए। तो एनसीएफ बेसिकली हम बोल सकते हैं एक ढांचा है, एक मेन्यू है समझ लीजिए किसी चीज़ का, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कैसे क्या करना है। तो एनसीएफ सब कुछ करिकुलम के ऊपर बात करता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन के सिद्धांत क्या थे। अब 2005 में क्या ऐसे सिद्धांत आए गए थे हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखा गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, इनका जोर था कि आप जो भी बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं चाहे सिखा रहे हैं उसको उनके निजी जीवन से ज़रूर जोड़िए। साथ ही साथ बाहरी जीवन जो वो जी रहे हैं अपने सोसाइटी में उनसे वो अगर जुड़ाव फील करते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी टॉपिक को काफ़ी ईजिली समझते हैं। तो सबसे पहला यही था उनका कि उनको लिंकअप करना कहाँ, उनके आउटडोर लाइफ से, यानी कि उनके अपने खुद के लाइफस्टाइल से। नेक्स्ट था कि पढ़ाई को कभी भी रटंत प्रणाली नहीं बनाना है, मतलब कभी बच्चे को कोई भी चीज़ रटवाना नहीं है बल्कि उसको करके सिखाना है। अगर बच्चा रटेगा तो उसका क्या होगा ना कि वो एक क्लास में उसको वो याद रहेगा और वहीं फिर जब दूसरे क्लास में जाएगा तो वो उस चीज़ को भूल जाएगा। तो ये रटने वाली विधि उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम दी, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट उसके अंदर एक बार बन जाएगा तो वो लाइफ टाइम उसके पास वो कॉन्सेप्ट रहेगा। सपोज जैसे कि देख लीजिए, अगर आप में से कोई भी एक बार मतलब बेसिक से सारे लेक्चर्स देख लेते हो, आपने सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया रहता है। वहीं पे अगर आप ना देखे रहे हो, एक बार बस रट लो किसी चीज़ को, तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को भूल जाओगे। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूज़न बनने लग जाएगा उन चीज़ों में। तो इसके लिए कभी भी पढ़ाई को रटन प्रणाली के रूप में नहीं रखना है। बच्चा को कभी भी रटवाना नहीं है बल्कि उनको समझाना है। नेक्स्ट देखिए, पाठचर्या पुस्तक पर केंद्रित ना हो, यानी कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ा रहे तो सिर्फ और सिर्फ बुक ओरिएंटेड होके मत पढ़ाइए। बुक में कितनी चीज़ें लिखी है, क्योंकि देखो कोई एक टॉपिक होता है, कोई एक सिलेबस होता है या फिर कोई एक चैप्टर होता है। उस टॉपिक और चैप्टर में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एक लेसन दिया रहता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लेसन की बात होती है। उस एक लेसन में वो कितना ही कुछ बता पाएगा, हो सकता है उसके एग्जाम्पल्स दे दे, उसके सब टॉपिक्स दे दे, लेकिन उसका जो कनेक्शन अगर हम उसको रियल वर्ल्ड में बताएं दिखा करके तो बच्चा वहाँ पे ज़्यादा सीख रहा होता है, ना कि वो अपने बुक से। बुक किसी एक सर्टेनिटी को दर्शाती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी या प्रैक्टिकली जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकता है वो हम उसके निजी जीवन से जोड़ के उसको समझा सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ बुक ओरिएंटेड नहीं पढ़ाना चाहिए कि अच्छा इतना ही हो गया, इतना ही इसमें दिया, हम इतना ही पढ़ाएंगे। नहीं, आप उसका विस्तार भी कीजिए, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन भी कीजिए, बच्चों के साथ भी जुड़िए। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। देखो, यहाँ पे एक टर्म है गतिविधि, यानी कि एक्टिविटी, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी। वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी से क्या होता है ना, बच्चा का मानसिक ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होता है, मेंटल ग्रोथ उसका बढ़ता है। और अगर किसी बच्चे से एक्टिविटी के रूप में कोई भी चीज़ करवाओ तो बच्चे को वो चीज़ याददाश्त के रूप में रह जाती है, बच्चे के अंदर वो चीज़ कॉन्सेप्ट के रूप में बिल्डअप करती है। तो इसके लिए कोई भी चीज़ अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें हम एक्टिविटी ज़रूर रखें।
देखो, कोई भी बच्चा अपने शुरुआती दिनों में बहुत एक्टिव होता है। इनफैक्ट उसका माइंड भी बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा होता है। उस टाइम में हम उसको जैसा सिखाएंगे, जैसा बताएंगे, वो उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। इनफैक्ट आप बहुत बार देखते भी होंगे घर में कि बच्चा कोई भी चीज़ जो टीचर कहता है उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है रदर देन उनके अपने मम्मी पापा जो बोलते हैं वो उसको भी वो कट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है बिलीफ अपने स्कूल पे, स्कूल के सिस्टम पे, अपने टीचर पे ज़्यादा होता है। तो हमको हर चीज़ से बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ वो बच्चा एकदम एक्टिव होकर परफॉर्म करे। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को तैयार किया जाना चाहिए। देखो, अगर आप जिस भी देश में रह रहे हो, सबसे पहले वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरत होती है उसकी राष्ट्रीयता, यानी कि उसका अपना राष्ट्रीय भक्ति वाला भावना। तो अगर वो अब भारत देश में रह रहा है तो ऑब्वियस बात है उसको भारत देश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसको एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ रहना चाहिए। तो हम उसमें अपने एक्टिविटीज़ के दौरान, अपने चैप्टर्स के दौरान, अपने कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीक के दौरान उसको हम अपने राष्ट्र के वैल्यूज़ को समझाएं, उसके लिए एक ट्रू डिवोशन हम प्रकट करें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर लाने के लिए, जो हमें बोलता है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। अब उसका कुछ सुझाव भी था कि अब इसमें आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है क्या, बालक सक्रिय, यानी कि चाइल्ड एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट हो, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे। देखो, अगर आप बच्चे को उसके ऊपर खुद पे छोड़ दोगे तो बच्चा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है और करता है भी। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगी। अगर जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा होता है, आप उसके लिए कोई खिलौना लेकर के आओगे घर में, तो बच्चा सबसे पहले उस खिलौना से खेलता है। फिर कुछ देर के बाद वो चाहेगा उस खिलौना का हर एक पार्ट जो है खोल करके देखे, उसको तोड़ेगा, उसको फिर जोड़ेगा, उससे उससे कुछ वो नया इन्वेंट कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, बच्चे की एक्टिविटी को दिखाती है, बच्चा कितना एक्टिव है किसी चीज़ को लेकर के। वो तो जब वो जोड़ तोड़ कर रहा है, कुछ नया बना रहा है, अपना गलती कर रहा है या फिर सुधार कर रहा है, तो हमें उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको और बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को उसके ऊपर जितना भी खुद का क्रिएटिविटी है उसको निकलने देना चाहिए, ना कि किसी भी चीज़ का जोर दबाव या फिर मार पिटाई करनी चाहिए। साथ ही साथ वो सीखना भी, उसका जो है एक सीखने का तरीका वो एक्टिवली हो और सोशल एक्टिविटी पे भी डिपेंड हो। बच्चा एक्टिविटी करता है, जैसे कि बच्चा पौधा लगाता है, पेड़ लगाता है, अपने आसपास के लोगों को देख करके पौधा में पानी डालता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा ये चीज़ एक संवेदनशील रूप से दिखा रहा होता है कि बच्चा कितना संवेदन है अपने प्रकृति के ऊपर, अपने पर्यावरण के ऊपर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई चीज़ सिखाने में हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमें बोर नहीं होना है, या फिर हम इस चीज़ को ये ना सोचे कि, या फिर हम खुद व्याकुल ना हो उठे उसके बार बार पूछने के लिए, यार ये तुम एक ही चीज़ बार बार क्यों पूछते। नहीं, बच्चा है उसके अंदर समझ थोड़ी सी कम है, आप उसको बार बार बताइए, जो जितनी बार में आपसे समझे आप उतनी बार में समझाइए, ना कि खुद का आपा खो बैठिए। ठीक है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाना है। ऑब्वियस बात है, अगर आप बच्चे को सेटिस्फाई कर दोगे उसके किसी भी क्वेश्चन से, या फिर आप बच्चे को एक नई रूपरेखा से जब समझा दोगे कि बच्चा ये चीज़ ऐसे होता है, तो बच्चा आपके पास ज़्यादा आता है, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताती हूँ, आप और हम सभी अपने स्कूल के दिनों में उस सर के पास कभी भी क्वेश्चन लेके नहीं गए जिन सर से हम डरते थे, चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस के हो, चाहे सोशल साइंस के सर हो। हम उनके पास कभी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें उनसे डर लगता था कि कहीं वो हमें मारे ना, या फिर कोई अनुशासन वाली बातें ना कहें, या कुछ भी ऐसा ना कह दे। तो हम उनसे कभी भी डाउट नहीं पूछते थे। लेकिन वहीं पे जो सर हो, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले सर, जीके वाले सर, ये अगर अच्छे व्यवहार के होते थे तो हम उनके पास अक्सर जाते थे सवाल लेकर के, अक्सर सवाल पूछते थे, और वो सर बहुत ही पेशेंसफुली हमारा जवाब भी देते थे। तो वहाँ क्या होता था, हमारा संतोष पूर्वक एक भावना होती है वो वहाँ पे पूर्ति होती थी, इसलिए हम वहाँ पे जाते थे और उनसे बातें करते थे और बोलते थे। लेकिन वहीं उल्टा हम मैथ्स वाले सर, साइंस वाले सर के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ हमें डिसिप्लिन का फील होता था, थोड़ा डर का फील होता था। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें बच्चे को संतोष करना है, सेटिस्फाई करना है कि बच्चे मेरे जवाब से खुश हैं और समझ गए हैं उनको हम जो भी समझाना चाह रहे हैं।
नेक्स्ट है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगहों पर महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। देखो, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बारे में बात करते हैं, बहुभाषिकता के बारे में, बहुभाषावाद के बारे में। और हमारा भारत देश भी ना एक बहुत कह सकते हैं डाइवर्स कंट्री के रूप में है। तो इसके लिए अगर हमारे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा हो जो या तो एक कोई मुस्लिम हो या फिर एक हिंदू हो या फिर सिख हो, चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें बच्चों के अंदर उसके मुस्लिम, सिख और हिंदू होने के पीछे ये ना रिलीजन को देखना चाहिए, ना उसके घर को देखना चाहिए, या फिर उसका ये कोई भी बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ये बच्चा बहुत ही रिच है या फिर ये बच्चा बहुत ही पुअर है। तो हमें ये देख करके कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, बल्कि हम सभी को एक समान माने, सभी की भाषा को सम्मान करें, सभी के अपने कल्चर को हम सम्मान करें। ताकि क्या होगा कि बच्चा आपसे देख करके सीखेगा, साथ ही साथ जो स्कूल में बिहेवियर रहेगा वो अपने घर में भी करेगा, वैसे ही अपने अपने सोसाइटी में भी करेगा। तो एक छोटा सा चीज़ उसके लिए पूरे लाइफ टाइम का सीख बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिकता स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। देखो, स्टार्टिंग के फेज में कहा गया है कि आपकी भाषा और गणित जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों क्यों बताते हैं। देखो, कोई भी बच्चा सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करता है, किसी न किसी भाषा से। वो या तो उसके घर में जो भी भाषा बोली जाती है, वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उड़िया, कुछ भी बोली जाती है, वो सबसे पहले स्टार्ट करता है अपनी भाषा से। और गणित को इसलिए महत्वपूर्ण स्थान माना गया है क्योंकि हमारे जीवन का एक आधार कहीं ना कहीं गणित भी है, और हम अपनी हर दिन के रोज़मर्रा के जीवन में गणित का सबसे अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो कुछ भी करना हो, चाहे हम अभी स्कूल जा रहे होंगे तो भी हम ऑटो को वाले को पैसा देंगे तो वो एक पैसा का जो अमाउंट है गणित को ही दर्शाता है। हम अपने घर से कितने दूरी ट्रेवल कर रहे हैं वो भी गणित को ही दर्शाता है। हम कितने कदम चल रहे हैं वो भी गणित को ही दर्शाता है। कितना बच गया समय ये भी एक गणित को ही दर्शाता है। तो बच्चे को जब भी कुछ सिखाना होगा तो हम उसको गणित और उसके भाषा को बहुत महत्वपूर्णता से सिखाएंगे, ताकि बच्चे के अंदर वो एक अच्छे रूप में घर कर जाए और बच्चे उसको एज ए कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं बहुभाषिक। मल्टीलिंगुअलिज्म का शिक्षण 3 भाषाओं में की वकालत करता है। देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म इसलिए बोला गया, ये 3 भाषाओं के बारे में बोलता है। सबसे पहले तो एक ये होता है कि आपका पहला जो अपना मदर लैंग्वेज है, यानी कि जो आपकी घर की भाषा है, उसके बारे में बात करता है। दूसरा ये बात करता है आपकी दूसरी सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज हम तब सीखते हैं अपनी मदर लैंग्वेज के साथ रह करके। तो बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है। और थर्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि हम अपनी मातृभाषा और सेकंड लैंग्वेज का एक सामान्य सा प्रयोग करके हम थर्ड लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अभी थर्ड लैंग्वेज का एग्जांपल हम आपको इंग्लिश के रूप में समझाना चाहते हैं। क्यों बताते हैं उसके बारे में देखिए। देखो, मदर लैंग्वेज हम सबका अलग है। हम सब में से सब कोई अपने घर पे हिंदी बोलता है, मैथिली बोलता है, ठेठी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन वो वही बच्चा एक सोसाइटी में रह करके, एक समाज के किसी भी बोलचाल में, व्यवहार में, वहाँ वो हिंदी की प्रयोग करता है, यानी हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा उसके अंदर कैसे घर करेगी? जब तक वो अपना मदर लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख लेगा तो वो हिंदी भाषा को डिकोड नहीं कर पाएगा। मदर लैंग्वेज की हेल्प से वो सेकंड लैंग्वेज सीखता है। और जब हम सेकंड लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज दोनों को यूज़ करके हम थर्ड लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है त्रिभाषा सूत्र, यानी कि 3 भाषा। आप इसमें किसी भी भाषा का प्रयोग करके आप सीख सकते हैं, यानी आप इसको एक महत्व दे सकते हैं। कोई बच्चा अगर पंजाबी कल्चर से बिलोंग कर रहा है तो हमें उसकी मदर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ वो सेकेंड लैंग्वेज जो हिंदी प्रयोग कर रहा है, चाहे फिर इंग्लिश प्रयोग कर रहा है, हमें उसको भी एक मान्यता के रूप में देनी चाहिए, ना कि उसमें हमें भेदभाव करना चाहिए। ठीक है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, हम सबसे पहले कुछ भी अगर लिखना शुरू करते हैं तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सुनना। हम किसी चीज़ को सुनते हैं। सुनने के पीछे ये रीज़न होता है कि कोई भी बच्चा जब बोलता नहीं है तो वो ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, यानी उसके अंदर सुनने की क्षमता जो है वो ज़्यादा रहती है। वो किसी न किसी चीज़ को सुनता है। सुन करके क्या होता है, जो हम सुन रहे हैं उसको हम बोलते हैं।
बच्चा छोटा रहता है तो जो देखता है सुनता है वो उसको बोलता भी है। सपोज आप मामा पापा चाचा उसको बार बार बुलवाइएगा, सुन सुन कहिएगा, तो बच्चा वो सुनते सुनते फिर बोलना भी शुरू कर देता है। बोलने के बाद एक जब एज आ जाएगा तो बच्चा उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। और एक समय का वो लिखना शुरू कर देता है। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते थे, सु बो पली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। शुभोपली के रूप में ये बोल सकते हैं। ये 4 कौशल है जो बहुत ही ज़रूरी है। और चारों कौशल में अपनी अपनी अलग अलग भाषिकता है, उसके बारे में भी ज़रूर सुनिए। सुनना और बोलना, सुनना और बोलना जो है ये एक अलग कौशल का बताता है, वही पढ़ना और लिखना एक अलग कौशल हो जाता है। हम आपको समझाते हैं। सुनने में यानी कि जो सुनता है, जो सुन रहा है, उसके अंदर क्या होती है, अलग भाषा इसलिए होती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहण कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुन रहा होता है, यानी वो अपने ले रहा होता है कि क्या है नहीं है। या फिर पढ़ना जो होता है, सुनना पढ़ना ये दोनों ग्रहण करने वाले कौशल होते हैं। सुनना पढ़ना दोनों क्या हो गया, आपके ग्रहण करने वाले, यानी कि आप उसमें अपना कोई भी इफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे से ले रहे हैं, दूसरे का कोई भी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे बोलना या फिर लिखना, बोलना यानी कि आप क्या बोलोगे, आप वो खुद का इफर्ट डाल के बोलोगे, या फिर आप क्या लिखोगे ये आप अपना खुद का इफर्ट डाल के लिखो। तो इसको क्या कहेंगे हम, खुद की रूप से निकाला गया कौशल। एक होता है रिसेप्टिव और एक होता है ऑडिटरी। उसमें क्या होता है कि आप अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हो, तो वो उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना जाए। देखो अब कोई भी चीज़ क्या आपका इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप उसको ज्ञान ही मत समझ बैठो। वो कुछ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई झूठ भी हो सकता है, कोई अफवाह भी हो सकती है। इसलिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उसको हम एक ज्ञान के रूप में ही ना लेने लग जाए। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की और आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऑब्वियस बात है, हमें जब भी शिक्षा देनी चाहिए तो बच्चे के पिछले ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान को बताना चाहिए। जैसे कि बच्चा कुछ भी अगर जान रहा है, जैसे बच्चा को अगर ABCD आ रहा है तो हमको उसको A फॉर एप्पल जोड़ के बताना है एक टाइम क्या, क्योंकि उसका पीछे का ज्ञान जो है उससे जुड़ेगा नया ज्ञान। और अज्ञान से ज्ञान की ओर जो हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चा का कॉन्सेप्ट हिल जाता है। लेकिन जो चीज़ वही जान रहा होता है उसका अगर हम एक स्टेज आगे बढ़ेंगे तो बच्चा रिलेट कर पाएगा, बच्चा इजीली से समझ पाएगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पे इसका कीवर्ड के रूप में देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, सजा व पुरस्कार की भावना, यानी कि किसी भी टाइप का हमको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है, या फिर किसी भी तरह का उसको हम पुरस्कार का लोभन नहीं दे सकते हैं। हम किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ो और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी खूब जम की पिटाई होगी। और ना ही हम किसी को इस बात का लालच दे सकते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम्हें हम कोई बड़ी सी कार गिफ्ट करेंगे। तो ना कोई लोभन देना चाहिए और ना ही हमें सज़ा देना चाहिए। इस सब चीज़ों को काफ़ी सीमित रूप से रखा जाए। हाँ, हम पुरस्कार देंगे किसी बड़ी उपलब्धियों पे, जैसे कि बच्चा पूरी क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया, यानी वहाँ पे उसका एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिख रहा था, तो हमें वहाँ पे उसको पुरस्कार देना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए ताकि वो इससे और प्रोत्साहित और आगे बढ़े। लेकिन हर छोटी चीज़ों पे पुरस्कार देना नहीं होता, उससे क्या होता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। अब देखो सहशैक्षिक गतिविधियाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो जो वो अपने पढ़ने लिखने के दौरान कोई भी एक्टिविटी करता है और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है या नहीं समझ पाता है, और जब हम अपने पेरेंट्स को यानी अपने माता पिता को उस गतिविधि में जब जोड़ते हैं या फिर उनको कहते हैं कि आप ये करिए, तो बच्चे के साथ मिल करके उसके जो अभिभावक होते हैं वो काफ़ी ध्यानपूर्वक करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा और उसमें इंटरेस्ट लेके काम करता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बड़े बच्चे को देते हैं या असाइनमेंट देते हैं और उसमें अगर उसके माता पिता मदद करवाते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा होता है, माता पिता अपने बच्चों पे भी ध्यान दे रहे होते हैं, साथ ही साथ बच्चा भी अपना मेहनत लगा रहा होता है और वो करके सीख भी रहा होता है। तो अभिभावक के लिए भी ज़रूरी हो सकता है उनके बच्चे को सहशैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना, ठीक है, या फिर उसको उनके साथ जोड़ना।
नेक्स्ट देखते हैं, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है। देखो, मोटी किताब यानी कि सिर्फ और सिर्फ किताबें या फिर बहुत बड़ी सिलेबस, ये सब क्या हो जाता है, बच्चे को असफल बनाने का एक कहीं ना कहीं निशानी है। क्योंकि अगर ज़्यादा किताबें हो गई, ज़्यादा सिलेबस हो गया, तो बच्चा पढ़ते ही रह जाएगा, उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा, उस चीज़ को कर नहीं पाएगा। इसके लिए उसको असफलता का प्रणाली माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यों के उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया था। अब देखो, हम बच्चे को कोई बात हम सिखा रहे हैं कि बेटा देखो, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब उनको हम एक ज्ञान तो दे रहे हैं, बहुत बड़े रूप में दे रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर उपदेश दे करके आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको उस वातावरण में ढाल ले, उस वातावरण में करके दिखाएं। सपोज हमें अब बच्चे को कहें कि मैं जिस भी क्लास में जाता हूँ, वहाँ के सारे बच्चे टॉप ही करते हैं, तो अब ये बड़ी बड़ी बातें फेंकने से नहीं होगा। वहाँ पे हम ऐसा पढ़ा करके दिखाएं, ऐसा पढ़ाएं कि बच्चा हाँ वाकई में बहुत अच्छा नंबर से पास हो, बहुत अच्छे नंबर लाए, पिछले बार के मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स इस बार हो। तो बच्चे के मन में ये बात आएगी कि हाँ सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैडम वाकई में अच्छा पढ़ाती है। ऐसा वातावरण दे ताकि हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ सही साबित हो। ठीक है, इसके बारे में ये कहा। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में बच्चों का स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। देखो, बहुत बार आप लाइब्रेरी में देखते होगे, जब आप बहुत छोटे क्लास में होगे तो लाइब्रेरी की जो मैम होंगी वो आपसे बुक के बारे में पूछती है कि तुम्हें कौन सा बुक चाहिए। तो बच्चा बोलता है मैम मुझे हिंदी की बुक चाहिए, इंग्लिश की बुक चाहिए, मैम मुझे कविता की बुक चाहिए। और आपको खुद बुक लेने के लिए नहीं जाने देती होगी। उसके पीछे रीज़न है, उनको लगता है कि आप अच्छे से बुक नहीं निकाल पाओगे या फिर इधर उधर करके रख दोगे, तो इसलिए वो खुद से आपको ला के देती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो और आप जब भी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में जाते हो, आपकी जब भी घंटी लगती होगी, तो वहाँ पे मैडम आपको बड़े क्लास में खुद ब खुद बुक चुनने के मौके देती है। क्योंकि आप जब वहाँ जाओगे तो 10 प्रकार के बुक देखोगे, 10 प्रकार के चीज़ें देखोगे, आपको उसमें जो अच्छा लगेगा वो किताबें लेके बैठ के पढ़ोगे। तो वहाँ क्या होगा कि आपका खुद का अपना जो प्रायोरिटी है बुक को लेकर के, या फिर अपना खुद का पसंद जो है बुक को लेके, आप उसको देख के पढ़ोगे, उसके बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। यानी कि देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि आपके स्कूल में जो भी एनुअल फंक्शन होता होगा बच्चों के बीच में, तो वहाँ पे हमें मनोरंजन को भी रखना है, साथ ही साथ एक सौंदर्यता का भी बोध कराना है बच्चों को कि देखो कैसे क्या चीज़ होता है, कैसे हम समृद्धि की तरफ जाते हैं, कैसे नया हम बच्चों के अंदर कोई कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। ये सब चीज़ें उनको सिखाना होता है एक कार्यक्रम के थ्रू भी। नेक्स्ट, शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। देखो, कोई भी नई बातें हुई उसके बारे में हमें बच्चों को बताना है। जैसे कि चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, ये छोटे बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन हम जो बड़े उस चीज़ को जान रहे हैं, तो उसको बहुत ही छोटे वर्जन में स्पेसिफाई करके बच्चे को समझाएं, बच्चे को बताएं कि देखो हमारा भारत देश कितना विकसित हो रहा है, हम चंद्रयान पे जा रहे हैं, हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है। देखो, इसके बारे में बच्चा नहीं उतना समझा होगा, लेकिन बच्चा ये समझ गया कि हाँ हमारे यहाँ के लोग चांद पे भी गए हैं। तो वो जब चांद पे भी गए हैं, ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाएगा। तो बड़े होने पे अगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई तो उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, जानेंगे, देखेंगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ आएगी, शिक्षकों के द्वारा ही अपने बच्चों के अंदर डाली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज किस प्रकार का मानवीय रिसोर्स है आपके लिए, उसके बारे में बताना कि क्या कैसे रिसोर्सेज होती है हमारी, अपने जो समुदाय है वो हमारे लिए कैसे प्रयुक्त रूप से क्या हमारे लिए करती है, हम उनके लिए क्या करते हैं, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। देखो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी, क्योंकि मान लो किसी क्लास में बहुत कम समझने वाले बच्चे, दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे बहुत ज़्यादा इजीली कोई भी चीज़ को समझ जाते हैं और वही एक बच्चे बहुत लेट से समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो एक टॉपर होगा और एक जो
स्लोअर होगा, यानी हम उसको लूज़र नहीं कहेंगे, टॉपर और स्लोअर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये स्लोअर बच्चा भी इसको अच्छे से हम दें, कोई भी ज्ञान या इफर्ट्स डालें इस बच्चे के अंदर, तो ये बच्चा भी कल को टॉपर बन सकता है। तो हमें एलिजिबिलिटी इसलिए ध्यान रखनी चाहिए कि मान लो टॉपर बच्चा होगा, ये हाइपर एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव होगा तो इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने की जो भी वो है क्षमता वो ज़्यादा होगी, तो ये इजीली समझ लेगा। लेकिन वहीं पे जो स्लोअर बच्चा होगा ये थोड़ा सा लो एक्टिव होगा। लो एक्टिव वाले बच्चे को क्या होगा कि हमें उनको थोड़ा सा इफर्ट्स डालना होगा, उसको टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करके बतानी होगी, पढ़ानी होगी, तो हम उनको अलग देंगे समय, अलग रूप से पढ़ाएंगे, अलग रूप से समझाएंगे। तो ये वही बोलता है कि उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारण करना। ये कम समझ पाएंगे तो उनको कम चैप्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे, ये ज़्यादा समझेंगे तो इनको ज़्यादा के बारे में पढ़ाएंगे, और जल्दी पढ़ाएंगे इनको, धीरे धीरे समझाएंगे। तो ये उसी की बातें कर रहा है। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्यक्रम हम जब भी करेंगे तो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट देखेंगे कि बच्चा जो उस एक्टिविटी से कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कितना विकसित हो रहा है अपने माइंड में, क्या उसके पीछे कारण है, ये चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट यानी कि एक तरह का वातावरण, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो उसके लिए हम एक तरह का वातावरण लेकर के आएंगे जहाँ पर बहुत तरह के बच्चे हो, जहाँ फिजिकल डिसेबल बच्चे भी हों, साथ साथ जो बहुत जल्दी समझते हैं वो वाले बच्चे भी हो, जो नॉर्मल समझते हो वाले भी बच्चे, सभी बच्चे को एक समावेशी से वातावरण में जोड़ेंगे जहाँ हम सब चीज़ को देखेंगे, सारे फैक्ट्स को देखेंगे, सब चीज़ जानेंगे उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी 2005 में 5 विधियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सबसे पहला विधि था लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो हमको उनको खुद करने देना होगा, वो खुद समझेंगे, खुद करेंगे, खुद करके ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, उनको वो चीज़ यादें भी रहेगी। दूसरा इंस्पेक्शन मेथड, की निरीक्षण करना कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए, बच्चे में ऐसा कौन सा टॉपिक था जो रह गया, बच्चे नहीं सीख पाए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सीख जाएंगे, हम अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी को चेंज करें जो बच्चे को चैप्टर समझ में आ जाएगा, उसके बारे में। दूसरा टेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो आप सभी बच्चे को जा कर के पर्सनली पूछ नहीं सकते हो, लेकिन हाँ जब बच्चा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हाँ आप देखोगे कि बच्चा क्यों किसी चीज़ में पीछे हट रहा है, उसको इस चैप्टर में समझ नहीं आया है, इस चैप्टर को और टाइम देना चाहिए, ये चीज़ें हम टेस्ट मेथड से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव लॉ, यानी कि सामूहिक विधि। कोई भी चीज़ ऐसा हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम समूह में ही कोई चीज़ करेंगे, बच्चों के एक सिंगल ऊपर नहीं। कोई बच्चा अगर टॉपिक कर रहा है तो बार बार उसी को अच्छा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम सभी बच्चे को अच्छे बोलेंगे। हम सभी बच्चे में अगर बच्चे कमज़ोर फील करे तो हम सभी बच्चे को समझाने का, पढ़ाने का कोशिश करेंगे उसके बारे में। दूसरा मिक्स्ड मेथड, हम जब बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, बच्चे बहुत चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसके अंदर बहुत सारे मेथड से बच्चे को समझाने का कोशिश करेंगे। वो चाहे लेक्चर मेथड हो, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, जो भी हम सब यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ को ही क्या कहते हैं, मिक्स्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक होता है। ऑब्वियस सी बात है, एज ए टीचर आपका सबसे बड़ा ये रोल होता है कि आपका बच्चा सबसे पहले तो आपसे सेटिस्फाई हो जाए किसी भी चीज़ को लेकर के, आपके पढ़ाने के तरीकों के लेकर के, और यही एक सबसे बड़ा रोल होता है। बच्चे के लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट कभी भी अपने टीचर की बात को नहीं काटता है, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स की बात को काट देता है, पर टीचर की बात को नहीं काटता, उसको लगता है टीचर जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। इसके लिए एज ए टीचर हमें बच्चे को हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझाना चाहिए, ना ही डर दिखाना चाहिए, ना ही भय दिखाना चाहिए, एक मित्रता का आपस में संबंध रखना चाहिए ताकि बच्चे आपसे कोई भी चीज़ पूछने में, कहने में झिझके ना। आप बच्चे को समझाओ, उसकी त्रुटियों पर गुस्सा ना दिखा करके समझाने की कोशिश करो, उससे मेल मिलाप करो, उसकी समस्या का हल दो। आप उनको जो भी समझने में दिक्कत हो रहा है उसका किसी दूसरी तरफ से निदान करो, साथ ही साथ उनको हैंड ऑन एक्टिविटी ज़्यादा करवा के दिखाओ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एज ए टीचर आप सबको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी भी टीचर बनते हो तो इन सारी चीज़ों पे आप भी ध्यान देना, ना कि बच्चे को यूं ही पढ़ा के निकल जाना। ठीक है,
होपफुली आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।